ये यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब सबसे पहले जो रेफ्रिजरेंट आती है वो हमारी हेलोकार्बन आती है। हेलोकार्बन क्या होते हैं, हमारे फ्रीओन फैमिली के रेफ्रिजरेंट हैं। FREON एक फ्रीओन फैमिली है और इनमें हेलोजन एटम होता है। और ये किसके और ये मीथेन और इथेन के आधार पर बने होते हैं। तो हेलोकार्बन में क्या होता है, हमारे फ्रीओन बेस्ड होते हैं ये, जैसे कि R12 R11। अभी मैं R12 R11 के आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं। R22 जो भी रेफ्रिजरेंट हैं ये किसी हैं, हेलोकार्बन फैमिली की हैं और फ्रीओन के अंदर आती हैं। उनके बेस क्या है, इथेन और मीथेन। इथेन और मीथेन बेस से निकले हुए हैं, मतलब बेस ही है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, क्या आता है, एजियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट। एजियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होती हैं जो एक से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट के मिक्सर से बनी होती है। मान लो किसी की अच्छी, हमारी स्पेसिफिक हीट किसी की बहुत अच्छी है रेफ्रिजरेंट की, और किसी का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, तो हमने क्या करा, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया, और एक जो हमारी नई रेफ्रिजरेंट बनी वो किस कैटेगरी में आएगी, अब एजियोट्रॉप्स। जैसे कि हमारी R500 है, R500, ये किस किस का मिक्सर है, इसमें क्या है, R12 और R152 का मिक्सर है। R12 और R152 का क्या है, ये मिक्सर है। R500 का बनी जब हमने R12 और R152 को मिक्स किया और क्या किया, 73% ये और 26% ये, इस परसेंट में हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, तो हमारी जो नई रेफ्रिजरेंट बनी वो क्या होगी, एजियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट कैटेगरी के अंदर आएगी क्लासिफिकेशन के। और ये क्या होंगे, इनमें हमने क्या करा, एक तरह जैसे अलॉय होते हैं ना, कि 2-3 कंपाउंड मिला ली और एक अलॉय बना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और अच्छी होगी। तो ऐसे ही क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को हमने 1-2 रेफ्रिजरेंट देखा जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, उनको मिक्स किया और हमने एक नई रेफ्रिजरेंट बनाई जो कि काफ़ी इफेक्टिव होगी, जो होंगी एजियोट्रॉप्स। अब नेक्स्ट हमारी क्या आती है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट मतलब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है केमिस्ट्री में, वो जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर। अमोनिया का साइंटिफिक नेम क्या होगा, R717, R744। कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। ये रेफ्रिजरेंट क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये कब यूज होती थी, जब हमारे हेलो कार्बन नहीं थी, तब ये यूज होती थी। अमोनिया काफ़ी इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत हाई कैपेसिटी के लोड पे काम करने वाली, सबसे हाई कैपेसिटी लोड लेने वाली में सबसे तेज़ कूलिंग करने वाली रेफ्रिजरेंट क्या है, अमोनिया है। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये टॉक्सिक है, इसको इसलिए हम यूज नहीं कर सकते। पर सबसे जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है कूलिंग की, वो क्या है, अमोनिया है। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहाँ पे, जो बहुत ही बड़े प्लांट होते हैं, जैसे कि हमारे स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, उनमें क्या होता है, अमोनिया यूज होती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हम पर इसको घरों में डोमेस्टिक यूज नहीं करते हैं, कॉमर्शियल यूज करते हैं इसका, क्योंकि ये टॉक्सिक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में क्या आता है, हाइड्रोकार्बन में जैसे R1, R170, ये क्या है, इथेन, प्रोपेन, इथेन आ गई, प्रोपेन, R290, ये सब क्या आती है, हाइड्रोकार्बन्स के कैटेगरी में आती हैं। इनमें क्या होता है, हेलोजन एटम नहीं होता है, पर ये क्या होती है, हाईली फ्लेमेबल होती हैं और एक्सप्लोजिव होती हैं। ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी 4 कैटेगरी हो गई क्लासिफिकेशन रेफ्रिजरेंट की। हेलोकार्बन जो फ्रीओन, इसमें इथेन और मीथेन बेस होता है, फ्रीओन कैटेगरी के अंदर आती है। एजियोट्रॉप्स जिसमें मिक्सर होते हैं एक से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके जो हम रेफ्रिजरेंट बनाते हैं, एजियोट्रॉप स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, ये जितनी रेफ्रिजरेंट है सब किसके अंदर आते हैं, अमोनिया। हाइड्रोकार्बन्स जैसे इथेन, प्रोपेन, ये सब किसके अंदर आती हैं, हमारी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, पर ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती हैं और टॉक्सिक होती हैं और एक्सप्लोजिव होती हैं। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़। डिज़ायरेबल, पहली हमारी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कि क्या गुण होने चाहिए रेफ्रिजरेंट में, उसको रेफ्रिजरेंट कहें हम,
कोई यानी कौन क्या अच्छी रेफ्रिजरेंट होगी जिसमें ये गुण होंगे तो वो काफ़ी अच्छी रेफ्रिजरेंट होगी। नॉन टॉक्सिक, पहले तो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, मतलब यदि लीक हो जाए बाई चांस हमारे एसी और रेफ्रिजरेटर से गैस लीक हो जाती है तो वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टॉक्सिक है और कोई कोई कांटेक्ट में आ गया और वो बीमार हो गया। उसके बाद लो कॉस्ट होनी चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए कि उसको ख़रीद भी सकें आप। इतनी महंगी ना हो कि इसको परचेज नहीं किया जा रहा है, उससे कोई चीज़ बनाई तो वो इतनी महंगी बनी है कोई भी रेफ्रिजरेटर की उसको आप परचेज ही नहीं कर सकते। थर्ड क्या होना है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होना चाहिए। जितना वॉल्यूम कम होगा, जितने कम वॉल्यूम में वो आ जाएगी तो उतना छोटा हमें कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। क्योंकि कंप्रेसर में क्या, मान लो आपने ख़रीदते हैं फ्रिज को 100 लीटर का, 110 लीटर का है, सब खरीदते ना वॉल्यूम में, तो जितना कम स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा रेफ्रिजरेंट आएगी छोटी जगह में। मान लो किसी रेफ्रिजरेंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, कम है, और एक रेफ्रिजरेंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। और यदि हमारा फ्रीज सेम कैपेसिटी का है, मान लो 150 लीटर का है, तो जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है वो रेफ्रिजरेंट क्या होगी, छोटे स्पेस में ही आ जाएगी। मतलब उसके लिए छोटा कंप्रेसर लगाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए स्पेस भी कम चाहिए क्योंकि उसका वॉल्यूम ही कम है। और जिस रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसको स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, कंप्रेसर का सिलेंडर वॉल्यूम एरिया ज़्यादा होना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर का साइज बढ़ जाएगा। कंप्रेसर साइज बढ़ जाएगा तो हमारे कंपोनेंट का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होना चाहिए जिससे क्या हो, थोड़े ही एरिया में हम उसको स्टोर कर पाए। अब नेक्स्ट हमारी क्या आती है, नॉन कोरोसिव। वो रेफ्रिजरेंट क्या होनी चाहिए, नॉन कोरोसिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस पाइप से वो फॉलो कर बह रही है, फॉलो कर रही है, उसी को ही उसने क्या किया, कोरोजन ला के वो लीक होगी। कुछ दिन में क्या हो गया, उसमें छोटे छोटे हमारे माइन्यूट क्या हो गए, होल्स हो गए, जिससे क्या हो गया, वो लीक हो गई। तो कोरोसिव नहीं होनी चाहिए। लो बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अच्छी रेफ्रिजरेंट कौन होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जैसे कि अच्छी रेफ्रिजरेंट कौन होगी, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा। मैंने आपको लास्ट बताया था कि वॉल्यूम कम होगा तो कम एरिया में क्या होगी, रेफ्रिजरेंट आ जाएगी, तो वो अच्छी होगी जो कम एरिया में आ जाएगी, कम वॉल्यूम में आ जाएगी। ऐसे ही लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होना चाहिए, देखो मैंने आपको बताया था इवोपरेटर में क्या होता है, एक बार आपको और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे इवोपरेटर में क्या होता है, इस डायग्राम, लेआउट डायग्राम, इवोपरेटर में क्या होता है, जहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आती है, ये लिक्विड लो प्रेशर पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आती है, इवोपरेटर में क्या करते हैं, हीट ऐड होती है और ये क्या बन जाती है, वेपर बन जाती है। तो जितनी जल्दी ये वेपर बनेगी, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था ये बताया भी था, जितनी जल्दी ये वेपर बनेगी उतनी जल्दी क्या होगी, यहाँ पे हीट एडिशन होगी। जितनी जल्दी लिक्विड से वेपर बन जाएगी, मान लो लिक्विड आया और तुरंत वेपर बन गई, तो इसने क्या किया, एकदम तुरंत अपने अंदर हीट ऐड कर ली, तभी तो वेपर बन गई। तो इसका मतलब हीट एडिंग कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वेपर बनने का, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतनी जल्दी वेपर बनेगी। आपने देखा है जब पानी को उबालते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है। और कोई हम ऐसी चीज़ ले लें, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे, दूध है, दूध का है 65 डिग्री सेल्सियस, तो दूध क्या जल्दी उबल जाएगा। ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसमें वेपर उतनी जल्दी बनेगी। और हमें क्या करना है, लिक्विड से वेपर जितनी जल्दी बने उतना हमें अच्छा है, क्योंकि उतनी जल्दी क्या होगी, हीट एडिशन होगी इवोपरेटर में, और जल्दी क्या होगी, कूलिंग होगी, ठंडक होगी इवोपरेटर में। तो वेपर फेस में जितनी जल्दी चेंज हो रही है उतनी अच्छी वो रेफ्रिजरेंट। और उसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, उसका लो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट जल्दी से जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगी और उतनी जल्दी हीट अपने अंदर ऐड कर लेगी। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है, प्रॉपर्टी नंबर 6, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, मतलब उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। लेटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा मतलब फेस चेंज में जो उष्मा लगती है उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। जब रेफ्रिजरेंट हमारी लिक्विड से वेपर बन रही है तो एक की मान लो गुप्त उष्मा कितनी है, 1000 है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, और एक की कितनी है, 2000 है, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। इसका मतलब सपोज़ करो 1 केजी रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रही है और उसकी एक की उष्मा क्या है, 1000 है, एक की क्या है, 2000 है। जब ये वाली रेफ्रिजरेंट जिसकी
जो रेफ्रिजरेंट नंबर क्या है ए, और एक रेफ्रिजरेंट नंबर क्या है बी। जो रेफ्रिजरेंट नंबर एक है ए है, जिसकी लेटेंट हीट 1000 है, जब इवोपरेटर से वो पास करेगी तो अपने अंदर मैक्सिमम कितनी हीट गुप्त ऊष्मा स्टोर कर सकती है, वो ले सकती है 1000 किलो जूल पर केजी। जब बी रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर से पास करेगी एक साइकिल में, तो वो कितनी ले सकती है उससे, जब ये यदि 1 केजी है तो 2000 किलो जूल पर केजी। तो कैपेसिटी किस रेफ्रिजरेंट की ज़्यादा होगी, बी वाले की, इसकी क्या है लेटेंट हीट ज़्यादा है। इसका मतलब हमारी लेटेंट हीट वेपोराइजेशन क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट का ज़्यादा होना चाहिए। जिसका रेफ्रिजरेंट का जितना ज़्यादा है वो उतनी फास्ट क्या करेगी, हमारी रेफ्रिजरेंट ए ये है और बी है। जिस रेफ्रिजरेंट की जितनी ज़्यादा गुप्त ऊष्मा होगी या लेटेंट हीट होगी, वो क्या करेगी, उतनी ही जल्दी क्या करेगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर स्टोर करेगी। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, ये ए है रेफ्रिजरेंट, इसकी 1000 है, ये बी है, इसकी 2000 है। जब ये 2000 वाली रेफ्रिजरेंट जाती है इवोपरेटर में, तो एक बार में 2000 किलो जूल पर केजी हीट ले लेती है। तो ये तेज़ी से ठंडा करेगी, और जब ये रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में जाएगी और कितनी लेगी एक साइकिल में, केवल 1000 किलो जूल पर केजी। तो ये कूलिंग करेगी पर ये धीमी करेगी, ये क्या करेगी फास्ट करेगी। तो इसका मतलब है हमारी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होनी चाहिए अच्छी रेफ्रिजरेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या आती है 7, मिक्स वेल विद ऑयल, यानी तेल के साथ क्या होना चाहिए, वो प्रॉपरली मिक्स होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि तेल अलग है और रेफ्रिजरेंट अलग, प्रॉपरली मिक्स हो जाने चाहिए। क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस होगा पाइप के अंदर, और रेजिस्टेंस होगा तो हमारा प्रेशर लॉस भी होगा और पाइप में भी लॉस होगा, पाइप का मटेरियल भी क्या होगा धीरे धीरे डिग्रेड होगा। तो यदि ऑयल से मिक्स रहेगा तो पाइप क्या रहेगा, लुब्रिकेटिंग रहेगा, जिससे हमारा क्या होगा, जब रेफ्रिजरेंट पाइप के अंदर से फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। जब रेजिस्टेंस कम रहेगा तो पाइप की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी और हमारा कंप्रेसर में लॉस भी कम होगा प्रेशर का। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, वो रेफ्रिजरेंट ऑयल के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए, जिससे हमारा लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी रहे पाइप के अंदर। 8 नंबर क्या है, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोजिव। ना तो वो आग पकड़े और ना ही वो एक्सप्लोजिव। ऐसे ना हो कि लीक होते ही आग पकड़ ली और घर में आग लग गई। ईजी ऑफ लोकेटिंग लीक। नेक्स्ट क्या है, ईजी ऑफ लोकेटिंग लीक। इसका मतलब क्या है, जब कभी लीकेज हो रही हो तो हमें आसानी से उसको लीक को देख पाएँ। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र होते हैं, रेफ्रिजरेटर और एसी, इसमें R134A R22 रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं और इनकी लीक देखना बहुत आसान है। सिंपल, हम क्या करते हैं, साबुन लेते हैं, साबुन का पानी लगा देते हैं और उसमें हमारा क्या है कलर आ जाता है, पिंक कलर या बबल्स आने लगते हैं, तो वही लीक का डिटेक्शन होता है। तो देखो कितना सिंपल है। ऐसे ना हो कि ऐसी रेफ्रिजरेंट ना यूज करें इससे कोई कलर का ही नहीं पता चल रहा है और ना ही से कुछ पता चल रहा है, तो उसमें लीक दिखाने में क्या होगी, लीक देखने में, जब उसको अभी सही कराएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा कोई लीक मिलेगी भी नहीं। तो ऐसी रेफ्रिजरेंट होनी चाहिए इसकी लीक देखना ईजी हो। लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, जो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि हमें मेन हमारा क्या है, आपने देखा होगा इवोपरेटर में भी लेटेंट हीट का मतलब होता है और कंडेंसर में भी लेटेंट हीट ही होती है। इवोपरेटर भी लेटेंट हीट ऐड करता है, कंडेंसर लेटेंट हीट रिजेक्ट करता है। तो हमें तो मेन लेटेंट हीट से मतलब है, हमें स्पेसिफिक हीट से मतलब नहीं रेफ्रिजरेशन में। तो हमारी लिक्विड की जब लिक्विड फॉर्म में होगी रेफ्रिजरेंट, उसकी स्पेसिफिक उस समय कम होनी चाहिए। पर जब वो वेपर फॉर्म में होगी उस समय लेटेंट हीट क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में स्पेसिफिक हीट कम, वेपर फॉर्म में लेटेंट हीट ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आप कुछ सोचिए कि क्या होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, कम से कम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा माइनस में होना चाहिए। यदि आप पानी को जमा रहे हैं और पानी -4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो जो रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे उसका कम से कम -20 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। तभी वो वाटर को जमा पाएगी, नहीं तो खुद ही पहले जम जाएगी। यदि रेफ्रिजरेंट खुद ही पहले फ्रीज हो जाएगी तो वो वाटर को या किसी चीज़ को हमें फ्रीज करना है, उसको कैसे फ्रीज करेगी। इसका मतलब रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम होना चाहिए। जैसे हम कोई रेफ्रिजरेंट वाटर को फ्रीज करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से भी कम होना चाहिए। ऐसे ना हो खुद रेफ्रिजरेंट ही पहले फ्रीज हो गई और पानी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना है, कम से कम। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, विस्कोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए, श्यानता। श्यानता भी क्या होनी चाहिए हमारी, कम से कम होनी चाहिए। मान लो हमारी रेफ्रिजरेंट इतनी गाढ़ी है या इतनी विस्कस है कि उसको
फ्लो कराने में बहुत बड़ा कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। यदि ज़्यादा विस्कस हो गई, खूब गाढ़ी हो गई, जैसे कि गोंद गाढ़ी होती है, गम होता है, इतनी गाढ़ी हमारी रेफ्रिजरेंट हो जाए, तो यदि उसको हमें फ्लो कराना पड़ेगा तो कंप्रेसर भी बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रेशर चाहिएगा फ्लो कराने के लिए, क्योंकि विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, उतने ज़्यादा फ्लो कराने में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी ज़्यादा विस्कस नहीं होनी चाहिए, यानी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, उसकी लो होनी चाहिए, जिससे क्या हो, छोटे कंप्रेसर से यानी कम प्रेशर पे ही वो सिस्टम के अंदर से पूरी तरह फ्लो हो सके, पूरा सिस्टम में पार हो सके, मतलब फ्लो कर सके। तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए हमारी, कम से कम होनी चाहिए, उसको गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो कम गाढ़ी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म जैसे होनी चाहिए, जिसके विस्कोसिटी क्या हो, श्यानता हो, कम से कम हो, जिससे क्या हो, हमारे कंप्रेसर को कम से कम एनर्जी लगानी पड़े, और यदि कंप्रेसर कम से कम एनर्जी यूज करेगा तो हमारे से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन होगा वो भी कम होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर और रेफ्रिजरेंट के हम नाम कैसे लिखते हैं।